सोचिए एक बार, दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक इंटरनेशनल स्टेज पर मिलते हैं। उनके बीच एक भी शब्द नहीं बोला जाता, दोनों बस हाथ मिलाते हैं। और बस उतने में ही बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल। उन महज 5 सेकंड के हैंडशेक में एक नेता ने दूसरे को साइकोलॉजिकली पूरी तरह से पछाड़ दिया है। दुनिया भर के कैमरास उस पल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सही बात है। और बिना कोई ऑफिशियल बयान दिए पावर का पूरा बैलेंस एक झटके में बदल जाता है। एग्जैक्टली। और ये कोई किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है। असली डिप्लोमेसी में ऐसा लगातार होता है। जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो सारा फोकस इस पर होता है कि क्या बोला जा रहा है। हाँ, वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान जाता है। लेकिन अगर बोले गए शब्द पूरी कहानी का सिर्फ 10% हिस्सा ही हो, तो बाकी की 90% कहानी कहाँ छिपी है? तो आज के इस डीप डाइव का मिशन ठीक यही है, यानी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करना। वही। हम उस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और शारीरिक हाव भाव के उस गहरे साइंस और साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा है। और इस डीप डाइव में हम उन मिथ्स को भी तोड़ेंगे जिन्हें सच मान लिया गया है। जैसे एक बहुत आम धारणा है कि हाथ बंद करके खड़े होने का मतलब हमेशा क्लोज्ड माइंडसेट होता है। हाँ, ये तो बहुत बार सुना है मैंने। जबकि असल में ऐसा नहीं है। बिना एक भी शब्द बोले इंसान बहुत कुछ कह जाता है, और इस विषय की गहराई वाकई चौंका देने वाली है। तो इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। वैसे लोग अक्सर बॉडी लैंग्वेज को कुछ रटी रटाई ट्रिक्स का बंडल समझ लेते हैं, राइट? बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर किसी ने अपनी नाक छू ली तो वो झूठ बोल रहा है, या अगर कोई पैर हिला रहा है तो वो नर्वस है। लेकिन असली साइकोलॉजी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज सिर्फ उसके करंट थॉट्स का ही नहीं, बल्कि उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके कल्चरल रूट्स और यहाँ तक कि बचपन की डीप इनसिक्योरिटीज का एक जीता जागता आईना है। यानी हमारे हाव भाव उन गहराइयों से चलते हैं जिन पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता ही नहीं है। सही कहा। अगर बॉडी लैंग्वेज एक आईना है तो लोग इसमें दूसरों का झूठ पकड़ना सबसे ज्यादा चाहते हैं। अरे वही तो। मैंने इस टॉपिक पर कुछ साइकोलॉजी के रिसर्च पेपर्स पढ़े थे। उनमें झूठ पकड़ने के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था, और एक शब्द बार बार सामने आ रहा था। कौन सा शब्द? बेसलाइन। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये बेसलाइन आखिर काम कैसे करती है? अच्छा, तो बेसलाइन को समझना ना किसी भी इंसान की असली बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का ग्राउंड जीरो है। हर इंसान का एक नेचुरल तरीका होता है जिसमें वो बिना किसी स्ट्रेस के बात करता है। जैसे जब कोई दोस्तों के साथ बैठा हो। हाँ, जब कोई बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है तो उसके पलके झपकने की स्पीड क्या है, सांस लेने का रिदम कैसा है, आवाज की पिच क्या है, ये सब उसकी बेसलाइन है। तो जो लाइट डिटेक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको सेट कैसे करते हैं? वो शुरुआत में बहुत ही आम सवाल पूछते हैं, जैसे मौसम के बारे में या उनका पसंदीदा खेल कौन सा है। इन सवालों का जवाब देते वक्त उनका बॉडी एक कंफर्टेबल रिदम में होता है। और एक बार ये नॉर्मल रिदम समझ आ जाए तब जाकर मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मुझे एक कमाल का साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है। हाँ, बताइए। एक स्टडी में एक सब्जेक्ट से उसकी कुछ अच्छी और सच्ची यादों के बारे में पूछा गया। वो बिल्कुल रिलैक्स था और हाथों के इशारे से अपनी बात समझा रहा था। राइट, अपनी नेचुरल बेसलाइन में था वो। एग्जैक्टली। फिर उससे कहा गया कि ऑन द स्पॉट 2 झूठी कहानियां बनाएं, एक यूरोप के रेस्टोरेंट की और दूसरी न्यूयॉर्क की। और जैसे ही उसने न्यूयॉर्क वाली झूठी कहानी शुरू की, उसके हाथों का मूवमेंट रुक गया होगा। बिल्कुल। जो हाथ पहले बहुत नेचुरली मूव कर रहे थे वो अचानक से पत्थर की तरह शांत हो गए। ये अचानक बदलाव क्यों आया? साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको कॉग्निटिव लोड कहते हैं, यानी दिमागी दबाव। इसे एक कंप्यूटर के प्रोसेसर की तरह समझना चाहिए। अच्छा, प्रोसेसर कैसे? जब इंसान सच बोल रहा होता है तो दिमाग को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। यादें तो पहले से स्टोर होती हैं, लेकिन जब कोई ऐसी कहानी बनानी पड़े जो कभी हुई ही नहीं, तो दिमाग को बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स, टाइमलाइन सब एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है। तो सीपीयू बेसिकली 100% पर चला जाता है। सही पकड़ा। और ऐसे में बॉडी के पास उन फालतू एक्टिविटीज के लिए एनर्जी नहीं बचती जो वो नॉर्मली करती है, जैसे हाथों से इशारे करना। मतलब एक बुरा झूठा इंसान झूठ बोलते वक्त अचानक बहुत शांत और स्टेबल हो जाता है। उसकी सारी एनर्जी उस झूठ को होल्ड करने में लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, ये तो हॉलीवुड फिल्मों में जो दिखाते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मूवीज में तो हमेशा दिखाते हैं कि झूठ बोलने वाला पसीना पसीना हो गया, नर्वस होके हिलने लगा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन गया है। वही। और जैसे लोग नाक या गर्दन खुजलाने लगते हैं तो उसको सीधा झूठ से जोड़ दिया जाता है। क्या चेहरे को छूना हमेशा चीट करने का सिग्नल है? नहीं, ये एक गलत धारणा है।
चेहरे या गर्दन को छूना सीधे तौर पर झूठ नहीं है। ये असल में साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस का सिग्नल है। तो स्ट्रेस में इंसान खुद को छूता क्यों है? जब कोई असहज होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व होती है जो गर्दन और चेहरे के पास से गुजरती है। ओह, एनाटॉमी का कनेक्शन है यहाँ पर। हाँ, तो जब कोई नर्वस होता है तो वो सबकॉन्शियस तरीके से इन हिस्सों को सहलाने लगता है। इसे पैसिफाइंग या सेल्फ सूदिंग जेस्चर कहते हैं। ये हार्ट रेट को शांत करने का एक इवोल्यूशनरी तरीका है। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। अगर बेसलाइन के कंपैरिजन में अचानक ये पैसिफाइंग जेस्चर्स बढ़ गए तो इसका बस ये मतलब है कि वो टॉपिक उसके लिए अनकंफर्टेबल है। एग्जैक्टली, जरूरी नहीं कि वो झूठ ही बोल रहा हो। इससे एक बात और समझ आती है, हर इंसान की बेसलाइन अलग है, उसके नर्वस होने का ढंग भी अलग है। लेकिन क्या कुछ ऐसी यूनिवर्सल बॉडी लैंग्वेज भी है जो पूरी दुनिया में सेम हो? इस मुद्दे पर डॉक्टर पॉल एकमैन की एक रिसर्च है जो बहुत फेमस है। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के कुछ ऐसे आदिवासियों के बीच कई साल बिताए जिनका मॉडर्न दुनिया, टीवी या शहरों से कोई कांटेक्ट नहीं था। वो चेक करना चाहते होंगे कि इमोशंस कल्चर से आते हैं या डीएनए से, राइट? सही कहा। और रिजल्ट्स बहुत चौंकाने वाले थे। खुशी, उदासी, गुस्सा, डर और आश्चर्य, ये बेसिक फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी दुनिया में बिल्कुल एक जैसे मिले। वाह! हाँ, पापुआ न्यू गिनी का एक आदिवासी भी गुस्से में अपनी भौहें वैसे ही सिकोड़ता है जैसे न्यूयॉर्क का कोई कॉर्पोरेट बैंकर। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, उस स्टडी में एक इमोशन ऐसा था जो उन ट्राइब्स में नहीं मिला। एक मिसिंग इमोशन था वहां। हाँ, कंटेम्प्ट, यानी तिरस्कार या सुपीरियॉरिटी का भाव, जिसको हम आमतौर पर चेहरे की एक तरफ की मुस्कान या वन साइडेड लिप अप कहते हैं। इसमें मुझे एक्टर सलमान खान का एग्जाम्पल याद आता है। जब वो किसी इंटरव्यू में अपना रुतबा दिखाते हैं तो उनके होंठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। तो कंटेम्प्ट का वो भाव उन ट्राइब्स में इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका सोसाइटी इगैलिटेरियन था, यानी सब बराबर थे। वहां मॉडर्न दुनिया की तरह कॉर्पोरेट हायरार्की या स्टेटस की सीढ़ियां नहीं थी। सही। कंटेम्प्ट हमेशा एक सुपीरियॉरिटी से आता है, ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ऊपर हूं। ये साफ करता है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस सिर्फ बायोलॉजी से नहीं बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर से भी बनते हैं। और यही सोशल स्ट्रक्चर अलग अलग कल्चर्स में अलग रूप ले लेता है। जहां कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं, वहीं कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बड़े ब्लंडर्स भी हो सकते हैं। ओह, ब्लंडर्स तो बहुत होते हैं। जैसे इंडिया का वो फेमस हेड वॉबल। हम लोग डायरेक्ट हाँ बोलने के बजाय रिस्पेक्ट दिखाने के लिए थोड़ा सर झुकाकर हाँ बोलते हैं। हाँ, ये सीधे हाँ बोलने की जगह थोड़ा पोलाइट तरीका माना जाता है इंडिया में। लेकिन फॉरेनर्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हाँ है या ना। कल्चर के इशारे गलत समझने के कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। मलेशिया का केस देखिए। वहां अगर आप वॉशरूम जाने के लिए अंगूठे को मुंह की तरफ ले जाएं, जो कि इंडिया में पानी पीने का इशारा है, वही तो मलेशिया में उसे बहुत रूड और ऑफेंसिव समझा जाता है। ऐसे ही किसी की वाइफ के हाथ पर किस करने का कल्चर देखे। रशिया में ये रिस्पेक्ट का तरीका है। हाँ, लेकिन मिडल ईस्ट के कई हिस्सों में जहां फैमिली बाउंड्रीज अलग हैं, वहां इसको एक बड़ा अपमान माना जा सकता है। जापान में बाउ करने यानी झुकने का भी एक स्ट्रिक्ट रूल है। वहां जूनियर्स को ज्यादा झुकना पड़ता है ना, से जुड़ जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि किसी रूम में एंटर करते ही अपना इम्पैक्ट कैसे छोड़ा जाए। हाँ, डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं सब। तो एक बहुत कॉमन एडवाइस दी जाती है, फेक इट टिल यू मेक इट, या पावर पोजिंग करना, जिसमें कहते हैं कि बॉडी को बड़ा दिखाने से कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या ये सच में काम करता है? इस थियरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग नकलीपन को तुरंत पकड़ लेता है। जब कोई बहुत पावर दिखाने के चक्कर में छाती को ज्यादा तान लेता है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि नर्वस और ओवर कॉम्पेंसेट करता हुआ लगता है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी थी ना, वो पुशअप्स वाली। अगर किसी की असली कैपेसिटी 10 पुशअप्स की है तो उसे अचानक 15 पुशअप्स वाली ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो लड़खड़ा जाएगा। उसे सिर्फ 11 पुशअप्स वाली एनर्जी दिखानी चाहिए, यानी अपनी नेचुरल कैपेसिटी से बस थोड़ा सा ज्यादा। पोस्चर ऐसा हो कि लगे कि वो वहां नेचुरली बिलोंग करता है। बिल्कुल, फेक इट टिल यू मेक इट हमेशा बैकफायर करता है। तो इसके ठीक ऑपोजिट वीक बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? आंखें चुराना या हमेशा फिजेट करना तो है ही, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड दिखता है, पार्टीज में किसी कोने में खड़े होकर फोन निकाल लेना। ओह, डिजिटल पैसिफायर। हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट ईमेल चेक करना नहीं होता, ये बस एक डिजिटल शील्ड है। जब कोई सोशली ऑकवर्ड फील करता है तो फोन के पीछे छिप जाता है। आज के टाइम में ये वीकनेस का सबसे बड़ा सिग्नल बन गया है। सही बात है।
अगर ट्रू पावर और कॉन्फिडेंस देखना है तो वो ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग्स में दिखता है। उनकी हर मूवमेंट ट्रेंड होती है। डोनाल्ड ट्रंप का वो फेमस हैंडशेक, जहां वो सामने वाले का हाथ पकड़कर अचानक अपनी तरफ खींच लेते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अचानक से किसी का फिजिकल बैलेंस बिगाड़ देना उसे मेंटली अनस्टेबल कर देता है। और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन का बैठने का स्टाइल, वो टेबल पर बहुत रिलैक्स होकर अपनी पूरी जगह घेर लेते हैं, जिसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में सिल्वरबैक गोरिल्ला की तरह डोमिनेंस दिखाना कहते हैं, अपना स्पेस क्लेम करना। लेकिन सारे हैंडशेक सिर्फ डोमिनेंस के लिए नहीं होते। मैंने पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग्स देखी हैं। वहां कोई एक दूसरे को दबाने या खींचने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वहां इक्वल रिस्पेक्ट और सामने वाले को कंफर्टेबल करने पे फोकस होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की एक पुरानी मीटिंग याद आती है। उसमें जेलेंस्की चेयर के एज पर आगे की तरफ झुककर बैठे थे, जैसे बस उठने ही वाले हों। वो क्लियर रिसीविंग एंड पर थे। और उस वीडियो में एक बहुत ही सटल डिटेल थी, उनके नाक का फड़कना, यानी नोज फ्लेयर होना। नोज फ्लेयर एक बहुत ही डीप एवोल्यूशनरी रिएक्शन है। जब इंसान किसी खतरे में होता है तो उसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो नाक का फड़कना उसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को अंदर खींचने का तरीका है। बिल्कुल। जब इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा हो जहां वो अपना गुस्सा ओपनली एक्सप्रेस ना कर सके, तो बॉडी उस एड्रेनलिन को दबा कर रखती है और वो पैसिव अग्रेशन के रूप में नाक फड़कने या जबड़ा कसने से बाहर आता है। ये साफ दिखाता है कि जब पावर बराबर नहीं होती तो बॉडी कितनी भी कोशिश कर ले, टेंशन छिपा नहीं पाती। सही कहा। ये तो हो गई वर्ल्ड लीडर्स की बात, लेकिन आम लाइफ में हर कोई तो किसी प्रेसिडेंट से नहीं मिलता ना। मान लीजिए कोई नेटवर्किंग इवेंट है या पार्टी है जहां सब अनजान है, वहां बॉडी लैंग्वेज कैसे काम आएगी? वहां सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करना, और इसका सीक्रेट चेहरों में नहीं बल्कि पैरों में छुपा है। पैरों में? वो कैसे? साइकोलॉजी कहती है कि पैर बॉडी का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा होते हैं। इवोल्यूशन के टाइम से ही पैर हमें खतरे से दूर भागने या सेफ जगह जाने के लिए वायर्ड है। अच्छा। तो जब किसी पार्टी में 2-3 लोग बात कर रहे हों तो उनके पैरों की डायरेक्शन देखनी चाहिए। अगर उनके पैर पूरी तरह एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो एक क्लोज्ड ग्रुप है। मतलब वहां अचानक घुस जाना उन्हें डिस्टर्बेंस लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके अपर बॉडी एक दूसरे की तरफ हैं पर पैर बाहर की तरफ या दरवाजे की तरफ खुले हैं, तो ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है कि वो अपनी बात में बहुत डीप नहीं गए हैं। वहां इजीली एंट्री मारी जा सकती है। एग्जैक्टली। और पार्टी इवेंट्स के लिए एक और कमाल की ट्रिक होती है, हमेशा खाने या ड्रिंक्स के आसपास खड़े रहना। इसके पीछे भी कोई प्रिमिटिव साइकोलॉजी है क्या? हाँ ना, हजारों सालों से आदि मानव आग और खाने के आसपास इकट्ठा होता आया है, तो खाने की जगह को एवोल्यूशनरी लेवल पर एक सेफ जोन माना जाता है। तो जो लोग फूड एरिया के पास खड़े होते हैं, लोग सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें ज्यादा अप्रोचेबल और फ्रेंडली मान लेते हैं। वहां कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना आसान हो जाता है। राइट। और जब बात शुरू हो तो लोग अक्सर एक दूसरे की तारीफ करते हैं, पर इसमें भी एक कैच है, किसी के लुक्स या बॉडी की तारीफ करना बैकफायर कर सकता है। तो सेफेस्ट तरीका क्या है? उनके टेस्ट की तारीफ करना, जैसे उनकी घड़ी, टाई या जूतों की तारीफ। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कभी भी किसी के गले से लेकर धड़ यानी टॉर्सो तक के हिस्से को पॉइंट आउट करके तारीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसमें क्या रिस्क है? क्योंकि टॉर्सो वाले हिस्से में हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स और मेजर आर्टरीज होती हैं। जब कोई अनजान इंसान इस हिस्से पर ध्यान खींचता है तो हमारा दिमाग उसे एज अ थ्रेट देखता है। वाह, ये तो बहुत डीप कनेक्शन है। हाँ, और इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए इंसान तुरंत अपने और सामने वाले के बीच एक बैरियर बना लेता है। वो अपने हाथ बांध लेगा या अपनी ड्रिंक या किताब को छाती के आगे ढाल की तरह रख लेगा। ये बॉडी का अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाने का रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या बात है। और अगर नेटवर्किंग से थोड़ा आगे बढ़ें, किसी रोमांटिक अट्रैक्शन की तरफ, तो वहां ग्रुप डायनामिक्स क्या कहते हैं? इसमें एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है। जब ग्रुप में कोई जोक क्रैक होता है और सब हंसने लगते हैं, तब ध्यान दीजिएगा, हंसी के उस मोमेंट में इंसान सबकॉन्शियसली सबसे पहले उसको देखता है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है या जिसके वो सबसे क्लोज फील करता है। सही पकड़ा। और अट्रैक्शन में प्रीनिंग जेस्चर्स भी होते हैं, जैसे बात करते हुए बार बार अपने बाल ठीक करना या कपड़ों को एडजस्ट करना। ये खुद को प्रेजेंटेबल बनाने का एक सबकॉन्शियस एफर्ट होता है। लेकिन ये सारी बाहर की ट्रिक्स तभी काम आएंगी जब इंसान अंदर से बैलेंस्ड हो। ट्रू बॉडी लैंग्वेज बस कुछ सीखी हुई ट्रिक्स नहीं होती, ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है।
इनसाइड आउट से आपका मतलब है कि हमारा मेंटल स्टेट हमारी बॉडी पर दिखता है? हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स और सेल्फ वर्थ का रिजल्ट होती है। डॉक्टर जॉन गॉटमन की एक बहुत फेमस स्टडी है इस पर। जिसमें उन्होंने कपल्स के रिलेशनशिप्स पर सालों तक रिसर्च की थी। बिल्कुल। और उन्होंने पाया कि फेशियल एक्सप्रेशंस में सिर्फ 2 ऐसी भावनाएं हैं जो किसी भी रिलेशन के खत्म होने की गारंटी दे सकती हैं, कंटेम्प्ट और डिस्गस्ट, यानी तिरस्कार और घृणा। डिस्गस्ट को तो आमतौर पर नाक से गोड़ने से पहचाना जाता है ना, उसका भी इवोल्यूशनरी रूट होगा पक्का। हाँ, शुरुआत में इंसान ने खराब खाने या जहरीले पौधों की स्मेल से बचने के लिए नाक सिकोड़ना सीखा था। लेकिन जब यही भाव किसी इंसान के बारे में सोचकर या उसकी बातें सुनकर आने लगे तो रिलेशन डेफिनेटली टॉक्सिक हो चुका है। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि इमोशंस का असर आवाज की पिच पर भी पड़ता है। सही बात है। स्टडीज बताती हैं कि जब औरतों की आवाज की पिच अचानक बहुत हाई हो जाती है तो वो इमोशनल स्ट्रेस का साइन होता है। वहीं लो पिच में बात करना उनके पावरफुल और रिजर्व्ड होने को दिखाता है। तो इन सब चीजों पर कंट्रोल कैसे लाया जाए? सिर्फ एक तरीका है, सेल्फ अवेयरनेस। साइकोलॉजी में एक असाइनमेंट दिया जाता है जहां लोगों को अपनी फिजिकल और मेंटल इनसिक्योरिटीज की एक लिस्ट बनानी होती है। क्यों? लिस्ट बनाने से क्या होगा? क्योंकि जब तक आप अपनी इनसिक्योरिटी को मानेंगे नहीं, वो बॉडी पर दिखेगी। मान लीजिए किसी को लगता है कि उसके दांत अच्छे नहीं हैं, वो जब भी किसी पार्टी में जाएगा तो सबकॉन्शियसली अपने मुंह को हाथों से छिपाएगा या खुलकर नहीं हंसेगा। वो किसी से बात शुरू करने से पहले ही अपना बैलेंस खो चुका है। एग्जैक्टली। इस इनसाइड आउट अप्रोच में रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 लेवल्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी लगता है मुझे। पहला लेवल, जब इंसान पेरेंट्स के साथ रहता है, जहां उसे एक सेफ्टी नेट मिलता है। हाँ, और दूसरा लेवल जब वो अकेला रहना शुरू करता है। और तीसरा, जब उसके खुद के बच्चे होते हैं या उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अकेले रहकर डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, जैसे अपना खाना खुद ना बनाना, कमरा बिखरा हुआ रखना, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अनस्टेबल दिखेगी। क्योंकि जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो दूसरों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर होने का कॉन्फिडेंस कैसे प्रोजेक्ट करेगा? सही बात है। ये इस पूरे टॉपिक का सबसे गहरा सच है। सच्ची ताकत ना नकली इशारे करने से नहीं आती, वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने और खुद के प्रति अकाउंटेबल होने से आती है। अगर अंदर से इंसान हिला हुआ है तो बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर ले, थोड़ा प्रेशर पड़ते ही असली बेसलाइन सामने आ ही जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। तो आज के इस डीप डाइव में हमने काफी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी कवर की, लाई डिटेक्शन की बेसलाइन से लेकर पापुआ न्यू गिनी के बेसिक इमोशंस तक। और ये भी देखा कि कल्चरल डिफरेंसेस कैसे एक छोटे से इशारे को कॉम्प्लीमेंट या अपमान बना सकते हैं। बिल्कुल। ग्लोबल लीडर्स की पावर डायनामिक्स, उनके हैंडशेक का इवोल्यूशनरी साइंस डिकोड किया, पार्टी में पैरों की डायरेक्शन से सही ग्रुप चुनना, और कैसे हमारी इंटरनल इनसिक्योरिटीज हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करती हैं। सब कुछ घुमा फिरकर कॉन्टेक्स्ट पर ही वापस आता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज का ट्रू मीनिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। इस पूरी डिस्कशन के बाद एक प्रोवोकिंग थॉट जहन में आता है। क्या? शायद हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को सिर्फ आज का रिएक्शन नहीं मानना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम डेली लाइफ में जो इशारे करते हैं वो हमारे बचपन की इनसिक्योरिटीज, हमारे डर और हजारों सालों की हिस्ट्री का एक चलता फिरता मैप हो? वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार जब बिना सोचे आपके हाथ बंद जाएं या बात करते हुए हाथ गर्दन तक पहुंचें, तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछना जरूरी है कि आपका जिस्म पास का कौन सा राज खोल रहा है। बिल्कुल। इस पर्सपेक्टिव के साथ ही आज का ये गहरा विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है हर बार की तरह इस डीप डाइव ने भी नए और चौंकाने वाले पहलुओं को सामने रखा होगा। अलविदा।